अच्छा जी कुड़िए पिज्जा ते खा लिया हुन खान दे विच की है, तो मेरा तो दिल तो अक्सर आ जाता है कि अभी तो आपको पिज्जा खिलाया है। म्यूजिक संगत देता था आपको, आपके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होता था। अब वो कहते हैं कि म्यूजिक बेसिक है और बाकी चीजें जो है वो अगर उसको संगत करने के लिए कोई आप अगर बीच में गीत के 2-4 बोल डाल देते तो बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने कहा कि आप टेक्नोलॉजी से भी थे, ये टेक्नोलॉजी नेटिव्स हैं, ये इस मुमलिकत में पैदा हुए हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले ही जाते थे, वो उससे निकल आए हैं। कभी कभी दूल्हा को नहीं भी मिलती दुल्हन और फिर उसको फिर भी मूव ऑन करना होता है, जो कि असल जिंदगी है हमारी। तथा एक औरत है जो कि जरूर अच्छी औरत है, जरूरतमंद है इसलिए नौकरी कर रही है, और दूसरी औरत है वो वैम्प है, वो सिर्फ बाहर मर्दों को फंसाने निकली है इसलिए वो काम कर रही है। बस दो ऐसी औरतें थी। जो जमाने की रफ्तार है, वो उर्दू में ही कहती थी क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो वो कहती थी कि जो जमाने की रफ्तार है उसे तुम छू भी ना सकोगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। नाजरीन, हमारा आज का मौजूद है मौजूदा, आइंदा और पुरानी नस्लों की सोच और तरजीहात में फ़र्क। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरमा शबाना आरिफ साहिबा। आप नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ मुंसलिक हैं। इसके अलावा आप तवील अरसे तक रोज़न ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी खिदमात अंजाम देती रही हैं। आप साइको सोशल इश्यूज के हवाले से कई प्रोग्राम तरतीब दे चुकी हैं और कामयाबी से उनका इंतलाक कर चुकी हैं। शबाना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया है। गुफ्तगू मौजू के हवाले से तो बाद में शुरू करेंगे। पहले ये बताइए कि आपकी वैक्सीनेशन हो गई है और कोविड ने आपकी लाइफ को कैसे मुतासर की है? वैक्सीनेशन की एक डोजेज हो गई है, लेकिन क्योंकि मुझे वैक्सीन लगी है एस्ट्राजेनेका, तो वो जाहिर है 3 महीने के बाद दूसरी डोजेज लगेगी, तो अभी उसके अंदर 1 महीना रहता है, तो सेकंड डोजेज हमारी हो जाएगी तकरीबन अगस्त के महीने में, अगस्त के चलें, 10-12 तक। ये पहले हमारे नाजरीन को बताइए कि जब हम अक्सर ये टर्म यूज करते हैं, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स, जनरेशन जेड, और जो मिलेनियल्स हैं उनको जनरेशन वाई भी कहते हैं, तो ये इनको हम किन अदवार में तकसीम करते हैं, इन तीन जनरेशन्स को? आप जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन आप समझे 50 सालों पे मुहित, बल्कि 60 सालों पे मुहित बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जनरेशन एक्स है वो 60 से लेकर और आगे तक आती है। तो आप ये देखिए कि हम सब जनरेशन एक्स, आप और हम जनरेशन एक्स के बाशिंदे हैं, जी। और उसके अफराद हैं। फिर हमारे सामने जनरेशन एक्स आई और फिर जनरेशन वाई आई और फिर जनरेशन अब जेड इस वक्त चल रही है, या जी जिसको वो लोग कहते हैं। हमारे ज़माने में जेड होता था, अब इनके ज़माने में जी होता है, तो ये जी चल रही है। सो आप ये देखिए कि छोटी छोटी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं अपने बच्चों को देखते हुए, अपने भाई के बच्चों को जो कि इससे पहले वाली लॉट में पैदा हुए थे, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, तो मेरे बच्चे तो जनरेशन जी के या इसके मतलब बाशिंदे हैं, लेकिन जो मेरे भाइयों के बच्चे थे वो जनरेशन वाई में भी थे कुछ बच्चे, और मेरे भी 2 बच्चे जनरेशन वाई के और एक बच्ची जनरेशन जी की है। सो उसमें मुझे छोटे-छोटे बिहेवियर्स में फ़र्क नज़र आते हैं, और वो मुझे लगता था कि क्या चीज़ें हैं जो कि ये जो फ़र्क डाल देती हैं इंसानों में। मतलब एक ही तरह की तरबियत कर रहे हैं, एक तरह से पाल रहे हैं, तो क्या अब जैसे मैं अपने बारे में सोचती थी कि देखिए मैंने 2 बच्चों को, बल्कि तीनों बच्चों की एक जैसी तरबियत की, मेरे मिज़ाज में कोई फ़र्क नहीं आया, मैं बच्चों को एक तरीके से पाल रही हूँ, उसी घर में पाल रही हूँ। जो हमारी छोटी वाली है वो ज़रा ज़्यादा, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, तरक्की है, तो बाकी 2 के निस्बत में सोचती थी कि इसमें क्या है बात, यानी कि वो डरती-वरती किसी से नहीं है। मेरे से मेरी जो 2 बड़ी बच्चियाँ हैं, वो थोड़ी मेरी बात सुन लेती थी, थोड़ी मरम्मत कर लेती थी, वो कह देती थी कि अम्मा आप कह रही हैं तो मैं सोचूँगी, मैं इसको देखूँगी। लेकिन जो वो छोटी वाली है वो कहती है कि आप बेशक कहते हैं लेकिन मुझे पता है कि ये ऐसे सही नहीं होता। तो मैं ये सोचती थी कि क्या ऐसी बात हुई है, मैं क्या कर रही हूँ ऐसा गलत जो कि मैं अपने इस बच्चे को कन्विंस नहीं कर पाती हूँ, या इस बच्चे के। तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझ पे खुला जब मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा लोगों से बात की, और फिर जब अपने गुरु के पास गई जो कि इंटरनेट गुरु है, और जब मैंने उसके अंदर देखा तो मुझे नज़र आया कि ओहो! ये तो जनरेशन ज़ी से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए इसकी जो चीज़ें हैं वो हमें, यानी कि 2 जनरेशंस का फ़र्क आ गया, और अब हमें इसकी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। और इसका जो लाइफ़स्टाइल है, जो उसने चीज़ें सोची हुई हैं, वो हमसे बहुत डिफरेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी कंप्यूटर पे
कोशिश कर रही होती हूँ, बावजूद इसके कि मेरा 30 साला तवील करियर है, मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि अच्छा मैं इसको कैसे करूंगी, चलाऊंगी कैसे कैसे। जैसे जब ये आपके सामने जब ये वबा शुरू हुई तो हम सबकी मीटिंग्स जो हैं वो जूम पे ट्रांसफर हो गई हैं और जगहों पे, और मीटिंग के जो फोरम्स थे उन पे ट्रांसफर हो गई। तो जो शुरू के कुछ अयाम थे उसमें हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे करें, कैमरा खोलना है, बंद करना है, कब कैमरा खोलना है, कब माइक खोलना है, कब बंद करना है। मैं ये देखती थी कि वो 10-12 साल की बच्ची वो मुझे झट सारा कुछ बता देती थी 10 साल की, कि इसको ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, इसको वैसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। सो मैं बड़ी इंप्रेस होती थी। मैं कहती थी कि तुम कहाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहती है मामा ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। अब जब उसने मुझे ये कहा, जाहिर है वो भी छोटी बच्ची है, उसने बेचारी ने अपनी जबान में की थी, मामा ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने कहा कि बेटा ये कॉमन सेंस की कैसे बात हो गई? पता ये चला कि उसकी क्लासेस जूम पे होती हैं और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप की बारी नहीं है या आप नहीं बोल रहे तो आपको माइक म्यूट पे रखना है, माइक खोले नहीं रखना। एक तो मैं अपने नाजरीन को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो आप जनरेशन एक्स, वाई और जेड के मुतालिक बता रही हैं, तो जनरेशन एक्स से मुतालिक वो लोग हैं जो 1960 से 1980 के दरमियान में पैदा हुए, और जो जनरेशन वाई के लोग हैं ये 1980 से सन 2000 तक जिनकी पैदाइश हुई है, और जो जनरेशन जेड है ये 2000 के बाद की पैदाइश वाले बच्चे जो अब बड़े हो रहे हैं, जिनके मुतालिक आप बता रही हैं कि वो आपको ट्रबल शूट करते हैं जूम वगैरह पे। तो आप ये बताइए कि कल्चर में क्या तब्दीली आई है कि जनरेशन एक्स के लोग जो हम लोग हैं, हम किस कल्चर को फॉलो करते हैं, और जो कल्चर इवॉल्व हो रहा है, और जो वाई और जेड के बच्चे और जो नई नस्ल है, ये कल्चर उन पर कैसे असरअंदाज हो रहा है और तब्दील हो रहा है? जी। अच्छा देखिए, जब मैं बात जहां पे मैं कर रही थी वो उसी से बात के कि जैसे जैसे जब हम वापस आते थे ऑफिस से, जनरेशन एक्स के लोग, जब जब आप इस जमाने में नहीं थे जो कि जनरेशन जी का जमाना है, तो ये जाहिर है फास्ट पेस है। अब हमें पेस कैच करनी पड़ रही है इनके साथ कि यही तरीका है जिंदगी गुजारने का, आप स्लो नहीं हो सकते। लेकिन जब हम अपने अपने जमाने में थे जो कि 80 का जमाना था और थोड़ा सा आगे भी 85-95 तक भी जो जमाना था, उस जमाने में हमारे साथ ये था कि हम थोड़ी सी स्लो जिंदगी गुजारने के मुतहम्मिल हो सकते थे। अब वो स्लो जिंदगी, अच्छा हर जिंदगी का पहलू जो है ना वो इस चीज के साथ असरअंदाज होता है। आपकी काम की जिंदगी के साथ चीजें मुतासर होती हैं। अगर आप 24/7 किसी चीज के ऊपर आप पे हावी हो गई है वो चीज, और अब आपको हर वक्त उसके ऊपर काम करना है, तो फिर आपका तरीका है जिंदगी गुजारने का मुख्तलिफ होगा। जबकि जो लोग हैं जो 9 to 5 करके आए हैं, अब उनकी मतलब टाइम ब्रेक हो गई है, अब वो आराम से बैठेंगे, चाय पियेंगे, बातें करेंगे, गाने सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, वो वाली खत्म हो गई। अभी आया है जवाब, अभी बैठ के करना है, अभी ये इस तरह से करना है। कुछ चीजें जो हैं उनके जल्दी जल्दी जवाब देने। अच्छा तो अब मैं सबसे बड़ा तो ये देखती हूँ कि जो मैं गजलें वगैरह सुनती हूँ, सो वो इवन के मेरी जो जनरेशन वाई के बच्चे हैं वो सुन लेते हैं, लेकिन वो पता है क्या कहती हैं मुझे? तो कहती है अम्मा ये बहुत स्लो है। जब यानी कि मैं गाड़ी में चलते हुए कोई लगाऊं तो वो कहती है ये बहुत ज्यादा स्लो है, ये पूरा ये बहुत स्लो है अम्मा। मतलब ये इसी बात को इन्होंने 5 दफा कहा है। यानी कि जो हम जिसको कहते हैं ना कि दोहराना, गाने में एक दोबारा दोबारा जो कहने से एक जो समा बनता है कवाली में या गानों में, गजलों में, वो कह रही है कि ये बहुत लंबा है। वो चाहते हैं कि जरा थोड़ा सा, अगर वो नहीं है तो बीच में वो जो सिंगर जिसको हम कहते थे कि आवाज में मुर्की है, आवाज में लोच है, आवाज कैसे कहाँ जा रही है, वो उसको नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि बीच में म्यूजिक भी नहीं है, ये कर रहे हैं, तो ये क्या है? उनके लिए जरा डिफिकल्ट है। हमारे लिए जो कल्चर था, हमारे लिए जो जो एक अच्छा म्यूजिक सुनने की जो पहचान थी कि इसकी आवाज कैसी है, एक जनरेशन के बाद वो सारी लिरिक्स पे तब चली गई कि लिरिक्स कैसे हैं। अगर अगर तो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं तो वो जो जनरेशन वाई है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, अच्छा बड़ी अच्छी बात है। और जो जनरेशन जी है वो इससे भी आगे निकल गई है, वो कहती है कि अगर म्यूजिक, देखिए पहले होता था संगत होती थी म्यूजिक की, म्यूजिक संगत देता था आपको, आपके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होता था। अब वो कहते हैं कि म्यूजिक बेसिक है और बाकी चीजें जो है वो अगर उसको संगत करने के लिए कोई आप अगर बीच में गीत के 2-4 बोल डाल देते तो बहुत अच्छा करते हैं। सो इस तरह की एक चीज हमें होती हुई, फिर वो कल्चर में आपको होते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि मसलन हमारी अम्मा ने हमें सिखाया था कि अगर
अगर तुम शाम को जाती हो घर और अच्छा खाना नहीं खाती तो तुम्हें इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। तुम जब इतनी मेहनत करती हो और इतने पैसे कमा के लेके जाती हो तो उसका अगर अच्छा तुम खाना नहीं खाओगी तो वो खाना बनाना सीखो अच्छा सा। तो बच्चे कहते हैं कि मामा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम ऑर्डर कर देते हैं बहुत अच्छा आ जाएगा। मैं कभी बच्चियों को कहती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चे आज पिज्जा बनाते, कहती है अम्मा अभी ऑर्डर करेंगे, आप छोड़े, आप थक के आई हैं छोड़े, जितने पैसे हम लगाएंगे उतने पैसों में वो पिज्जा आ जाएगा और हम खा लेंगे। तो मैं कहती हूँ पता नहीं उन्होंने कैसा बनाया होगा, कहती है अम्मा अब ये भी बिल्कुल बोर और फटीग्ड बात हो गई है कि गंदा होगा, आप किसी अच्छी जगह से मंगा लें। सो आप समझ पा रहे हैं सारी जो चीजें जो हमें अपने सामने होती हुई नजर आ रही है। अब अभी भी हमें जो सेटिस्फेक्शन होती है जब तक दाल रोटी सब्जी गोश्त की डिश, जब तक चपाती ना हो चावल ना हो, तो हमें ये लगता रहता है कि पिज्जा खाने के बाद भी हमें जरा एक वो क्या कहते हैं अर्ज सी लगी रहती है कि भाई खाना क्या है, मतलब इसके बाद क्या। तो हमारे तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनका ये मजाक है कि वो आते हैं, हमारे एक बहनोई हैं वो आते हैं तो वो हमेशा ब्रदर इन लॉ मेरे वो हमेशा वो कहते हैं अच्छा जी कुड़िए पिज्जा ते खा लिया हुन खान दे विच की है। तो मेरा तो दिल धक से रह जाता है कि अभी तो आपको पिज्जा खिलाया है। सो अभी तक अब जो है लेकिन जब मैं अब वो आते हैं मेरे घर मेहमान तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि ये पिज्जा तो मैं शाम की चाय के साथ खिला दूंगी इनको, लेकिन रात का खाना मुझे बनाना है, चाहे मैं सिंपल बनाऊं क्योंकि खाया हुआ होगा तो ऐसे नहीं होगा कि मतलब भूखे होंगे बिल्कुल, लेकिन कोई सिंपल चीज बना लें, चाहे दाल चावल बना लें, लेकिन बनाना है क्योंकि वो तो कहेंगे कि अब खाना क्या है। बिल्कुल। तो जैसे तो खाने पीने में भी ये फर्क आया है बच्चों के लिए। अब जैसे हमारे लिए था कि टेबल पे आए और बैठे और खाना खाएं, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। आप उनको अगर पिज्जा दे देना वो अपने हिस्से के 2 पिज्जा के पीस उठा के और कमरों में चले जाते हैं और कंप्यूटर पे काम करते करते वो खाते जाते हैं साथ साथ। तो हम इस तरह से खाने से मेरा तो दिल ना भरे कि मैंने पता नहीं देखा नहीं है, क्योंकि हम आंखों से भी खाते हैं, हम देखते हैं खुश होते हैं कि अच्छा कितना अच्छा बना हुआ है, वो टींडे गोश्त कितने मजेदार है, ऊपर तरी आई है कि नहीं आई है। हम लोग का तो सारा जो है ना इस तरह का जो वो बच्चों के लिए वो कुछ चीजें मायने नहीं रखता, उनकी कैलोरी वो कहती है कि अम्मा कैलोरीज तो पूरी हो गई इसलिए मुझे भूख नहीं लगी। मैंने कहा बेटा तुम्हें भूख नहीं लगती, तुमने तो देखा भी नहीं खाना। तो कहती है अम्मा देखने से ताल्लुक नहीं है, इसका कैलोरी से ताल्लुक है, कैलोरीज पूरी हो गई तो मेरी पेट भर गई है। अच्छा, इसको वैसे मैं जिस नजर से देखता हूँ आप भी वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हैं। जो जनरेशन एक्स से पहले की जो जनरेशन जो हमारे बड़े थे वो बेसिकली वो ट्यून थे आलू गोश्त टाइप के खानों पे, और हमारे दौर में जो है वो बारबेक्यू का कल्चर बना, और फिर जो हमसे नेक्स्ट जनरेशन आई तो उनका था घर से बाहर खाने का कल्चर, और अब फूड पांडा है। तो बेसिकली ये जो चार द्वार हैं ये आलू गोश्त से फूड पांडा के ऑर्डर तक का एक सफर जो है ये मेरा ख्याल है इन 4 जनरेशन ने तय किया है। तो इतना जबरदस्त आप बता रही हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये भी बताइए कि जो अमूमी कल्चर एक होता था शर्म हया वाला और बड़ों और छोटों की इज्जत वाला, तो उसमें कोई नए नॉर्म्स आप देख रही हैं कि डेवलप हो गए हैं? मुझे लगा कि ये बच्चे जो है ना, जो हमसे अगली जो 2 जनरेशन हैं वो बहुत लॉजिकल हैं। हम बहुत लॉजिकल अगर होते भी थे तो हम कहते थे कि है तो बात लॉजिकल, लेकिन क्योंकि अम्मी कह रही हैं, और वो बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रही हैं, लेकिन क्योंकि अम्मी कह रही हैं तो हम ये बात नहीं कह सकते उनके आगे, और उनकी बात सुननी पड़ेगी किसी हद तक। अगर मतलब बहुत ही कोई इख्तिलाफ राय हो या बिल्कुल प्रिंसिपल पे बात आ जाए तब तो उनसे डिस्कशन होती थी कि अम्मी ऐसे नहीं ऐसे बात है। लेकिन अगर छोटी मोटी चीजें वो कह रही हैं तो मतलब जो कि आम रोजमर्रा की, तो एक हम कहते थे कि कोई बात नहीं अम्मी ने कहा है तो ये कह देना मतलब ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी अम्मी से पूछती, मैं कहती थी अम्मी मैं ये क्यों करूं, तो अम्मी कहती थी क्योंकि मैं कह रही हूँ। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप ये काम इसलिए कीजिए क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ, तो इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है। आपको वो समझाने की कोशिश तो नहीं करे कि मैंने ये क्यों कहा है। जबकि मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे बताना पड़ता है कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। कह तो मैं ही रही हूँ लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ। और अगर और जो मेरी वाई वाली जो बच्चियां हैं, जो वाई जनरेशन से ताल्लुक रखती हैं, जो मिलेनियल्स हैं, उनको तो अगर आप समझा दें कि ये मैं कह रही हूँ, मुझे पता है बेटा ये आपको ये सही नहीं है, लेकिन देखें अब अगर हम उधर जा रहे हैं तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर हमें ऐसे करना है तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब दादी अम्मा ने आपकी कहा है या आपके फूफो ने कहा है तो ऐसे करना पड़ेगा। तो वो बच्ची फिर भी किसी
जो जो एक्स वाले जी वाले हैं वो तो बिल्कुल हाथों से निकल गए। वो कहते हैं कि मामा जब आपको पता है कि ये बात सही नहीं है तो आप आखिर मुझे कह क्यों रही हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। सो अब ये इसको एनालिसिस में मैं इस पे पहुंची हूँ कि मतलब वो जो आहिस्ता आहिस्ता वो जो जनरेशन, देखिए एक तो जमाना ऐसा था ना, हमारी जनरेशन वो थी जिसने सबसे ज्यादा तब्दीलियां देखी, जो बिल्कुल। कि आरामदायक आलू गोश्त से निकल के और पांडा कल्चर तक पहुंच गए। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। फूड पैंडा का जो कल्चर है वो उस तक पहुंच गए। लेकिन आप ये देखें कि हम वो जनरेशन है जिसने सबसे ज्यादा सहा है। पहले उनका सहा है क्योंकि वो कहते थे कि आप इस तरह चलें, 20 साल पीछे लेके चलते थे। मतलब मेरी अम्मी सुबह उठाती थी तो मैं अम्मी को कहती थी अम्मी क्या टाइम हो गया, तो अम्मी कहती थी बेटा 6 बज गए। तो जब मैं उठ के मैं कहती थी ओहो हो ऑफिस जाने का टाइम है, उठ के खड़ी होती तो पता चलता था 5 बजे में। तो वो मैं कहती थी अम्मी आप पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे चलती हैं, मतलब पीछे चलती हैं, मतलब आप हमें, मतलब अभी ये इतना टाइम हुआ आप मतलब इतना 1 घंटा आगे चल रही हैं आप। तो वो कहती थी कि अगर मैं 1 घंटा आगे ना चलूं तो तुम लोग जो 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 जमाने की रफ्तार है, वो उर्दू में ही कहती थी क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो वो कहती थी कि जो जमाने की रफ्तार है उसे तुम छू भी ना सकोगे। सही तो बात है। तो खड़ी हो जाओ और चलो देखो अपना कि जो तुम्हें आज असाइनमेंट मिली है तुम देखो कि तुमने कुछ पढ़ना है, उसमें कुछ करना है, जाना है, कैसे जाना है, तैयार होना है, पूरा नहाना धोना है, जो भी करना है उठ के खड़ी हो जाओ। सो मैं अब वो चीज अपने पे लागू देखती हूँ। मुझे लगता है कि उस वक्त भी मुझे 1 घंटा पहले चलना पड़ रहा था क्योंकि मुझे कैचअप करना था उस जमाने से जो कि आ रहा था, और अब भी मुझे कैचअप करना पड़ रहा है जो एक और जमाना आ रहा है। और कुछ है जो कि उसमें, जैसे कि हमें टेक्नोलॉजी में हमेशा, मैंने अभी आपको जूम की जैसे एग्जांपल दी, तो टेक्नोलॉजी में हमें हमेशा स्ट्रगल अभी भी करनी पड़ती है। अभी आप कोई नई शुरली छोड़ देंगे, नहीं जी अब ये मीटिंग का तरीका ज्यादा अच्छा है तो मुझे वो सीखना पड़ेगा। ये लोग बिल्कुल। माँ के पेट से सीखे हुए आते हैं और आके बताते हैं हमें कि इट इज कॉमन सेंस। तो आपको पता चलता है। तो फिर मुझे वो टर्म पता चली जो मैंने इंटरनेट पे देखी, उन्होंने कहा कि आप टेक्नोलॉजी से भी थे, ये टेक्नोलॉजी नेटिव्स हैं, ये इस मुमलिकत में पैदा हुए हैं। जो फिल्म हम देखते हैं घर पे, क्या अब ये मुख्तलिफ जनरेशन के लोग जो एक घर में रहते हैं, क्या उनकी फिल्म की चॉइसेस अब एक हो सकती हैं? देखिए जो हम लोग ज्यादा फिल्में देख रहे हैं, मैं तो आपको बता दूं बड़ा खुला, जो मैं अंग्रेजी की देख रही हूँ और जो मैं हिंदी फिल्में, हिंदुस्तान की फिल्में देख रही हूँ और जो मैं पाकिस्तान के ड्रामा देख रही हूँ, मैं तो इनके साथ, चाहे आप मुझे इससे भी 2 जनरेशन पीछे का बना दें, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही रियलिटी के करीब है चीजें। वो टॉपिक सब लोग सिलेक्ट कर रहे हैं फिल्मों के लिए जो कि वाकई एक आम आदमी का मसला है। अब जब मैं अपने जमाने की फिल्में देखती हूँ, यानी कि जो 90s जब हमारा पीक जमाना था, 90s की लेट 80s और 90s जब हम लोग कॉलेज में थे या हम लोग नए नए फिल्में देखने पे लगे हुए थे, तो उस जमाने की फिल्मों को मुझे देख के शर्म आ जाती है। मेरी बच्चियों ने अगर मुझे शर्मिंदा करना हो तो वो मेरे जमाने का कोई गाना लगाती हैं और उस पर जो नाच हो रहा होता है, खासतौर पे जो हिंदी फिल्मों की सिचुएशन थी। अब तो हिंदी सिनेमा जो है वो कमाल के टॉपिक्स, कमाल की फिल्में, बिल्कुल रियलिस्टिक, लो बजट, उन्होंने बजट घटा दिए हैं, लंबे लंबे डांस, लंबे लंबे गाने, लंबी लंबी चीजें नहीं है, उनकी उनकी रियलिटी से जुड़ी हुई फिल्में। तो मुझे अपने हद तक लगता है, मुझे लोगों का नहीं पता, गो की कमी बड़ी महसूस होती है कि अब ठुमका कोई नहीं आएगा बीच में, लेकिन लगता है कि बात ये सच हो रही है। और जो एक पहले होता था कि हैप्पी एंडिंग का हमारे जमाने में बड़ा रिवाज होता था, हर फिल्म हैप्पी एंड करती थी, दिल वाले दुल्हनिया ले ही जाते थे, वो उससे निकल आए। कभी कभी दूल्हा को नहीं भी मिलती दुल्हन और फिर उसको फिर भी मूव ऑन करना होता है, जो कि असल जिंदगी है हमारी, कि कभी कभी नहीं भी होती आपकी बात पूरी, तो फिर भी आपको मूव ऑन करना पड़ता है। तो एक्चुअली अब फिल्में वो कैप्चर कर रही हैं, खासतौर पे जो हिंदुस्तान का जो सिनेमा है। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात है, हमारे जमाने में पैरेलल सिनेमा होता था, यानी कि आर्ट फिल्में अलग बनती थी और जो जो ये होती थी कमर्शियल सिनेमा अलग होता था। अब इसका फर्क बीच में से निकल गया है। अब इक्का दुक्का कोई कमर्शियल चीजें बनती हैं, लेकिन आमतौर पे सिनेमा, पैरेलल सिनेमा और जो कमर्शियल सिनेमा था उसका जो डिफरेंस है वो मिट गया है। ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा लॉजिकल चीजें हैं, ज्यादा जिंदगी के करीब हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो मैं मिस आउट नहीं कर रही। जब मैं बच्चों के साथ, बच्चे मुझे कोई चीज बताते हैं और मैं जब देखना उनके साथ बैठती हूँ तो मैं वाकई इन्वॉल्व हो जाती हूँ।
नेटफ्लिक्स पे एक मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी, पगलेट। क्या सब्जेक्ट था बिलाल, और कैसा, और इतनी स्लो पेस थी। अच्छा, ये बच्चे लॉजिकल तो बहुत है, तो अगर इस फिल्म का पेस स्लो है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फिल्म एक ऐसी बेवा के बारे में है जो बेचारी जवान है और वो बेवा हो गई है। अब उसके घर में जो 14-15 दिन जो मेहमान आते जाते रहते हैं, और मेहमान जिस तरह अफसोस करते हैं, और वो जो सारी चीजें और भी हो रही होती हैं कि अगर कोई बंदा मर गया तो उसके पैसे भी आने हैं, या उसके कोई चीजें भी होनी है, वो भी सारी कुछ हो रही होती हैं। सो उसका इतना पेस स्लो है, लेकिन इतनी लॉजिकल और इतनी मतलब टू द पॉइंट, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी घर की स्टोरी देख रहे हैं। तो ये बच्चे देखने को तैयार हैं। और पाकिस्तान के ड्रामे आउटस्टैंडिंग, उन चीजों पर बात होनी शुरू हो गई है जिन चीजों पे कभी बात नहीं होती थी, जो टैबू सब्जेक्ट्स थे, कि किसी औरत की भी और पसंद हो सकती है। सही बात। आपको पता, मीडिया पे तो मैं पहले काम करती रही हूँ, मीडिया पे मेरी एक गहरी नजर है। मीडिया में 2 ही चीजें थी, यानी अगर ड्रामा बनता था, एक औरत है जो कि अच्छी औरत है, जरूरतमंद है इसलिए नौकरी कर रही है, और दूसरी औरत है वो वैम्प है, वो सिर्फ बाहर मर्दों को फंसाने निकली है इसलिए वो काम कर रही है। बस 2 ऐसी औरतें थी जो औरतें शौक से कर रही हैं, शायद उन्हें पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने तालीम हासिल की है, उन्हें कुछ करना चाहिए, वो एक इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहती हैं। उनका कोई तस्वुर मौजूद नहीं था हमारे ड्रामों में, हमारी फिल्मों में, हमारी चीजों में। अब वो तस्वुर आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आए, ये ड्रामे वापस लेकर आए कि नहीं। और इसी तरह से एक दफा जब आपकी शादी हो गई तो बस फुल स्टॉप होता था औरतों के लिए, और कहते थे कि अब वो बता रहे हैं कि वो भी अपनी पसंद से कुछ और कर सकती हैं, वो भी मतलब फैसला। जैसे कि एक बहुत बड़ा टैबू था कि आप कभी भी, जब एक दफा आपकी शादी हो जाए तो आप शादी ब्याह के अपने बाप के घर से जाएं और आपका जनाजा उधर से निकले, मियाँ के घर से निकले। अच्छा, मुझे कोई हर्ज नहीं है अगर कोई इंसान बहुत तो खुशो खुर्रम अपनी शादी में रह रहा है तो वो जरूर रहे, और आइडियल सिचुएशन तो यही है कि वो आराम से अपनी शादी में रहे। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं चल के दे रही तो मतलब आपको पूरा राइट है कि आप, और औरतों को भी राइट है कि वो अपनी जिंदगी फुली जिए, और अगर उनको नहीं लगता कि सूटेबल है तो वो कुछ और कर लें। अब ये चीजें जो हैं, ये जो हमारे अब बैठे हुए ना, हम जनरेशन एक्स के लोग, उनको बड़ी चुभती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी कड़वे कसेले घूंट पी के गुजार दी है, और वो अब कहते हैं कि ये बच्चे तो बड़े ही ब्लंट है, ये तो मुंह पे कहते हैं कि ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चल सकता। तो अच्छा, कहीं अनकंफर्टेबल भी होते हैं। मैं अनकंफर्टेबल इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं इन इश्यूज पे काम करती रही हूँ। लेकिन अगर आप एक आम औरत को देखें जो कि घर में रहती है और जो इन इश्यूज पे वैसे भी बात नहीं करती, क्योंकि ये टैबू सब्जेक्ट्स है हमारे माशरे में, हम कहते हैं कि ये टैबू, ये कोई बात है करने की, अभी शादी हुई नहीं है, पहले से तुम लोग तलाक का खाना जो है वो तलाक का हक मांग रहे हो। मतलब ये वाली जो चीजें, तो उन औरतों के लिए बड़ा बहुत बड़ा शौक है। मेरे लिए इसलिए नहीं है कि मैं तो इसी जिद्दोजहद में शामिल हूँ कि मतलब हमारा भी राइट होना चाहिए बीच में। आपने जिक्र किया वर्क प्लेस पे 2 तरह की खवातीन होती थी, और बताया कि अच्छी औरत और बुरी औरत वर्क प्लेस पे कौन सी होती थी। वैसे आप क्या समझती हैं कि जब मुख्तलिफ जनरेशन के लोग एक ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं तो उनको आपस में काम करने में क्या चैलेंजेस आते हैं? एक हमारी एज के लोग और एक जो बिल्कुल अब नए यंग टैलेंट आ रहा है, तो उनको केमिस्ट्री मैच करने में क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है? देखिए, मैं तो इस वक्त भी, मेरे पास एक लॉट है पूरे नए लोगों की जो मेरे साथ NCSW में काम कर रहे हैं, जो कि मैं तो ये समझी हूँ कि अगर मैं सही कहूँ, ये हमसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। इनको ये टेक्नोलॉजी नेटिव्स हैं, इनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आती है, ये हमारी भी मदद करते हैं उसमें, ये लॉजिकल है, ठीक है। सो मुझे इनके साथ काम करने में दुश्वारी पेश नहीं आती, ठीक है। और नए ख्यालात को एक्सेप्ट करना भी एक है। शायद इसकी वजह ये भी है कि मैं घर में भी क्योंकि 3 ऐसे लोगों के साथ रह रही हूँ जो कि यंग हैं, और वो जाहिर है, तो मुझे लगता है कि जो उनका मैक्सिमम जो बिहेवियर है वो लॉजिकल है और नेचुरल है, जाहिर है। लेकिन आप दे आर नो नॉनसेंस पर्सन्स हैं वो। आप उनको नॉनसेंस में कोई उनके साथ बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते उनको कि आप, जैसे हमें दबा लिया जाता था कि नहीं नहीं आप ऐसे करके बैठ के करें, आप ये मसलन मुझे याद है कि मतलब हमने एक तंजीम ज्वाइन की, मैंने उस तंजीम में 17 साल काम किया। मुझे जब भी मैं कभी सोचती थी कि मैं ये तंजीम छोड़ के चली जाऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई गुनाह की बात सोच रही हूँ। अब बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमारे माहिदे पे, हालांकि मेरे माहिदे पे भी लिखा हुआ था 1 महीना, कि 1 महीने का आप नोटिस दीजिए, ईदर पार्टी कैन बी
हाँ आपको जी। भी छोड़ा जा सकता है और आप भी छोड़ सकते हैं। सो अगर तो ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं सोचती हूँ, जब उसको छोड़े हुए मुझे 8 साल हो गए हैं, तो अब मैं सोचती हूँ, तो मैं हैरान होती हूँ कि देखिए वो जमाना था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को मेरे से किसी की बात पे गिला होता तो वो मुझे 1 महीने में कहती कि खुदा हाफिज, बल्कि आप 1 महीना भी ना आए, ये अपनी तनख्वाह पकड़े और आप चली जाएं यहाँ से। लेकिन आपने पूरा 1 साल दिया, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका, मरवत का तरीका, हम ये सोचते थे कि ये औरतों की तहरीक से जुड़े हैं हम इतनी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो इसको कहते हैं ना एडवोकेसी नेटवर्क्स की, मैं मतलब उसमें मेंबर थी और वो एडवोकेसी नेटवर्क में कन्वीनियर थी उनकी और चलाती थी। तो मैं सोचती थी कि ये तो पूरा धचका पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चे बड़े लॉजिकल हैं, ये कहते हैं कि जी 1 महीना लिखा है, आपको ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़ सकती है, आप भी उनको छोड़ सकते हैं, तो आप इतने परेशान ना हो। आप जैसे कह रही हैं कि बहुत टैलेंट होता है और बहुत स्किलफुल होते हैं और हमें भी मदद मिलती है जब ये यंग न्यू टैलेंट आता है, तो लेकिन उनकी क्या राय होती है कि क्या ये जो लोग हैं ये आउटडेटेड हैं या इनको पता ही नहीं है और ये किसी और ट्रैक पे चल रहे हैं और उनको शायद हम काम करने में स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्या ऐसा भी होता है? देखें, मैं तो अपनी बात आपको बता रही थी कि मेरे साथ उनको काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। और या आती हो तो शायद आप उनसे पूछें तो आपको पता चले। मुझे तो ऑल ओके की रिपोर्ट मिलती है, क्योंकि जो भी बच्चा जाता है वो जाते हुए मुझे कह के जाता है कि मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ काम करने का, लेकिन मुझे क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो खुदा हाफिज मैं जा रही, ठीक है। ठीक। लेकिन उनको फर्क पड़ता है कि जब लोग टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होते तो उनको बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि अगर उनका कोई सुपरवाइजर हो जिसको ईमेल जल्दी से लिख के और डालनी ना आती हो, तो बिल्कुल। वो उसको जरा थोड़ा सा, क्या कहते हैं आप उसको, थोड़ा सा वो समझते हैं कि शायद ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक। एग्जैक्टली। जिसका कई दफा मुझे हुआ बरमलाजा। और अब देखिए, अब आप ये देखिए कि अगर हम कहीं और चल रहे हैं तो सरकार तो हमसे भी 20 साल पीछे चल रही है। यानी कि हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो पीछे। अब सरकार में ये तरीका नहीं है, वो कहते हैं कि फाइल पे हम लेटर आपको टाइप करके और वो हमें स्टेनो मिलेगा और वो स्टेनो टाइप करके भेजेगा, फिर उसकी वही लैंग्वेज होगी, वो जो पूरी सरकार की लैंग्वेज है, जन्नाती सी एक जबान होती है कि अंडर साइन आपको ये कह रहा है कि आप ऐसे करें ऐसे करें। सो अभी एक बच्ची, बड़ा मजाया वाकया, एक बच्ची मेरे पास इंटर्नशिप करने के लिए आई, वो LLM कर रही है, तो उसने मुझे कहा कि मैडम ये अंडर साइन कौन है? मैंने कहा दरअसल तो कहते कि वो खुद ही अगर ये लेटर लिख रहे हैं तो वो आए क्यों नहीं कह सकते, ये अपने आप को थर्ड पर्सन में क्यों लेके जाते हैं। सो मैं उसकी बात सुनी, मैंने कहा क्योंकि ये सरकार के लिखने का तरीका है। तो कहती कि क्या उनको किसी ने नहीं बताया कि ये आउटडेटेड हो चुका है। ठीक। अच्छा, आप ये बताइए कि अब जो ख़वातीन की अमूमी सूरत हाल है, बहुत अफसोसनाक वाक़यात भी मीडिया में सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं और तबीयत पे काफ़ी उसका बुरा और गहरा असर पड़ता है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो अब जनरेशन है उनमें जो हमारी बच्ची हैं, लड़कियां, वो ज़्यादा एम्पावर्ड हैं और वो एक बेहतर सिटीज़न के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगी? देखिए डेफिनेटली बेहतर है। आप अगर सिर्फ कानून साजी पे देखिए, आपका ये सब्जेक्ट है बिलाल साहब, ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये तो अब आप कुछ ये यूट्यूब पे काम करें, लेकिन आप बेसिकली हमारे साथी और हमारा सब्जेक्ट है ये। सो हमें पता है कि जितनी कानून साजी हो गई है, लोग कहते हैं कानून साजी से क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में अभी घपले हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्लो है, नहीं हो रही, लेकिन इतनी कानून साजी होना इज सेइंग समथिंग कि इसके बारे में ध्यान किया जा रहा है, कानून बनने शुरू हो गए हैं, हुकूमत को इसका एहसास है कि ये हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में घपले हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। और ये हमारी जो जिद्दोजहद थी, जो सिविल सोसाइटी की एक जिद्दोजहद थी, ये उसके उसके समर या सिले के तौर पे ये आई। ये सारी वही हम लेजिस्लेशंस अब होते हुए देख रहे हैं, जिनके लिए हम हर वक्त प्लैक कार्ड्स लेके और डी चौक पे खड़े होते थे कि जी जना बिल जबर का को आप अलहदा कीजिए। फिर उसके ऊपर नया, अब जो नए और कवानीन जो आ रहे हैं उसमें आप बिल्कुल देखते हैं कि जी अब सिर्फ हम अलहदा करने का नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं नया कानून बनाएं। आप ये नहीं, इसी तरह से और बहुत सारी चीजें, मतलब हर चीज के ऊपर अब कानून, बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज पे जो कानून बना और अर्ली मैरिजेस पे जो कानून बना, ये देखिए, ये सारे, आप याद होगा बिलाल, हम आप सब तहरीक के साथी हैं, हम सब हर वक्त प्ले कार्ड्स लेके यही खड़े होते थे बाहर, हर 8 मार्च पे, हर 12 फरवरी पे हमारे यही रोना पीटना होता था कि बच्चों के
कम उम्र की शादी के खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं करते, वो सब चीजें अब हमें होती भी नजर आ रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये हुआ है। अब जो जितनी अब बच्चियों को निकाह नामे के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारे जमाने में नहीं, और जिनको थी, क्योंकि मुझे भी थी, और मैंने जब अपने निकाह नामे में तलाक का हक लिया था, तो मतलब मेरे वालिद ने इस पे बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, तुम खुद लड़के से बात कर लेना, मैं नहीं ये कहूंगा। वो कहेंगे कि ये इनका बाप चाहता है कि भी शादी तो हुई नहीं है, तलाक हो जाए पहले, या तलाक का हक मिल जाए। सो ये वाली बातें अब की बच्चियों में, ये वो मैटर ऑफ फैक्ट के तौर पे इसको देखते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है ये। वो बच्चे इसको इस तरह से देखते हैं। अब देखें, जो ये आप कह रहे हैं कि ये वाकयात हमें नजर आ रहे हैं, ये वाकयात को आप इस तरह से देखिए कि जिसको हम कहते थे ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, हम अपनी अक्सर रिपोर्टों में, आपने और मैंने कई रिपोर्टों पे काम इकट्ठे किया, तो हम लिखते होते थे कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये जो हम आपको फिगर बता रहे हैं। और हमारे फिगर्स के लिए अदादोशुमार भी कहाँ होते थे, मतलब इतने अदादोशुमार ही औरतों के बारे में नहीं जमा किए जाते थे। सो हम कहते थे ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब एक्चुअली वो चीजें टिप ऑफ द आइसबर्ग से नीचे हम असल में जाने शुरू हो गए। किसी भी प्रॉब्लम को, आपको पता है कि ये जो आइसबर्ग वाली जो एग्जांपल होती है वो ये है ना कि ऊपर तो थोड़ा दिखता है और नीचे ज्यादा होता है। सो अब जब ये, अभी भी हम इसके बिल्कुल बॉटम तक नहीं पहुंचे, इसके हम एक लेयर नीचे आ गए हैं जहां पे ये खुलना शुरू हो गया कि ये कितने वाकयात हो रहे हैं। अब क्योंकि मीडिया जो है इसको रिपोर्ट करता है, पहले मीडिया हैशटैग था, मीडिया में 2 चैनल्स होते थे और 3 अखबार होते थे। ठीक है, वो कितनी चीजें रिपोर्ट करते, इतनी बड़ी आबादी को वो रिपोर्ट ही नहीं कर पाते थे। 2 चैनल होता था, एक एटीवी और एक पीटीवी, और एटीवी भी हमारे जमाने में शुरू हुआ था, उससे पहले सिर्फ पीटीवी होता था। और पीटीवी में एक बिल्कुल फॉर्मल खबरनामा 9 बजे का आता था, जिसमें सिर्फ सरकार की बातें होती थी, कोई अवाम के बारे में बात नहीं की जाती थी कि अवाम क्या कर रहे हैं, या जब किया भी जाता था तो गिनी चुनी बात होती थी। तो अब आप ये देखें कि जो मीडिया की इतनी, ये खुला है मीडिया, और जो मीडिया ने इसका मतलब है कि मीडिया भी इसको एज अ प्रॉब्लम देख रहा है। पहले तो उसको एज अ प्रॉब्लम देखा ही नहीं जा रहा था। सो मुझे लगता है कि ये भी एक इंडिकेटर गो कि ये वाकयात दुख देने वाले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो जिस तरह से ये मीडिया पे आ रहे हैं, अगर मीडिया सेंसिटिविटी का ख्याल रखे और मीडिया इसको एथिकल जो उनकी गाइडलाइंस है उनके मुताबिक अगर इनको दिखाए अपने मीडिया पे, तो ये बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि हमारे माशरे में इन चीजों पे बात होनी शुरू हो गई है, और अगला कदम ये होगा कि ये ठीक की जाए, जाहिर है। और जो कि होना शुरू हो गया, कितने बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज होता था, अब इसके ऊपर खुल के बात होती है। तो खुल के बात हुई है तो कानून साजी हुई है, जाहिर है हुकूमत के ऊपर जो है प्रेशर आया है, उसने कानून साजी की है। तो अब ये होना शुरू हो गया है। पहले कॉर्पोरल पनिशमेंट जो होती थी बच्चों को, जो स्कूलों में हम सब उन बच्चों में से शामिल हैं जिनको बाहर दरवाजों के, यानी कि मैं क्योंकि एक अच्छे मॉडल स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे कभी डंडे नहीं मारे, लेकिन हमेशा कि भी जरा किसी बच्चे ने इधर से उधर मुंह किया और उसे कहा कि जाके दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, तो वो उन सारी पनिशमेंट्स जिसमें बच्चों को रिडिक्यूल करना, बच्चों के साथ बदतमीजी करना, उनको मारना, उनको फिजिकल पनिशमेंट्स देना, ये सब के सब अब जो है कानून के दायरे में लेकर आ रहे हैं, और उसके ऊपर बाकायदा मीडिया रिपोर्ट करता है, और हुकूमत पे और फैसला साजों पे और पॉलिसी मेकर्स पे एक दबाव पड़ता है कि वो इसको बंद करें, और बंद करने के लिए कुछ इकदाम करें, जो जाहिर है शुरू होते हैं कानून साजी से और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन नीचे होके जाएगा। और मंजिल हमारी वो है जब फुल इम्प्लीमेंटेशन हो, जाहिर है, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सोचती थी कि जब मैं जाती थी मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में इंटरनेशनल, तो मुझसे पूछते होते थे कि आपका गोल क्या है जिंदगी का। हम, आपको पता है, आप भी गए हुए इस तरह की वर्कशॉप्स में, हमेशा आपसे नाम पूछते हैं और कहते हैं आपका क्या गोल है जिंदगी में। तो मैं कहती थी कि मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मेरी 2 बेटियां, उस वक्त मेरी 2 बेटियां थी, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह दुनिया मुझे मिली है उससे बेहतर हालत में इन लड़कियों को मिले। मैं इसलिए विमेन राइट्स पे काम करती हूँ, क्योंकि जो राइट्स मुझे नहीं मिल सके मे बी इन बच्चियों को मिले। बिल्कुल। तो अच्छा, आप ये देखें कि वो मैं अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ टाइम में, अभी तो मैं लाइफ टाइम मेरी पूरी भी नहीं हुई क्योंकि मैं अभी वर्किंग हूँ, मैंने अपने वर्किंग लाइफ स्पैन में, यानी कि जो वर्किंग लाइफ स्पैन है उसमें मैंने होते हुए देख लिया कि इन बच्चियों के लिए बेहतर, कम से कम इनके राइट्स
हो गए हैं। यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट, हमारे ज़माने में कौन बात कर सकता था अपने ऑफिसर्स के बारे में सेक्सुअल हरासमेंट में, जो कि अब आपका कानून है और ये बच्चियां करती हैं डंके के चोट पे बात कि ये सेक्सुअल हरासमेंट हमारे साथ हो रही है। या मोलेस्टेशन के ऊपर कौन बात कर सकता था, अब ये बच्चियां धड़ल्ले से मुंह पे कहती हैं कि मोलेस्टेशन होती है या इस तरह करते हैं या ये हो जाता है या ऑफिसर्स इस तरह। और इवन के जो ये स्टॉकिंग का और जो साइबर क्राइम का जो एक पूरा कानून का वो निकला है। जैसे कि मेरी बेटी कही थी, मैंने कहा सुनो तुम्हारी जो फ्रेंड है, मैंने ना उसकी तस्वीरें देखी उस दिन फेसबुक पे, तो कहती है अम्मा आप उसको स्टॉक कर रही हैं। एंड आई वाज मैं बिल्कुल परेशान हो गई। मैंने कहा मैं बिल्कुल स्टॉक नहीं उसको करी, तुम्हारा फेसबुक खुला हुआ था तो मुझे उसकी तस्वीर नजर आ गई तो मैंने देख ली। तो मुझे कह रही थी कि अम्मा लेकिन क्योंकि वो आपकी फ्रेंड नहीं है तो आप उसकी तस्वीरें नहीं देख सकती, उसकी प्राइवेट तस्वीरें हैं। ये बताइए कि उर्दू अदब से वाबस्तगी दिन ब दिन मुझे लगता है कमजोर होती जा रही है हर आइंदा नस्ल की, आपका क्या मुशाहिदा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन जब उर्दू को आप इतनी, देखिए सबसे पहले तो सरकार की सतह पर इसके लिए इकदाम होंगे। जब आप उनको स्कूल में पढ़ाने के लिए भी, मतलब वो देखें वो आउटडेटेड बिल्कुल निसाब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पुरानी वही जो हमारे मैट्रिक में थी वो इनके मैट्रिक में भी वही गजलें पढ़ रहे हैं। ये जो हमारे एफए में गजलें थी वो इनके एफए में भी गजलें हैं। अब तो ग्रेजुएशन से निकाल ही दिया है सब्जेक्ट बीए का, पहले हमारे जमाने में भी निकाला हुआ था और इनके जमाने में भी निकाल ही दिया है सब्जेक्ट। ना आप इस्लामियात पढ़ेंगे, ना आप मुताला पाकिस्तान पढ़ेंगे, ना आप उर्दू पढ़ेंगे। सो आप एज अ लैंग्वेज उसको कर ही नहीं रहे। आप जब अंग्रेजी लैंग्वेज, बीए में भी आपको अंग्रेजी का याद है, आपको अंग्रेजी का पेपर देना पड़ता था, हमें उर्दू का नहीं देना पड़ता था। इलेक्टिव सब्जेक्ट होते थे और अंग्रेजी का पर्चा होता था। ठीक है, अभी भी वही सूरत हाल है बिल्कुल, बल्कि और ये डिटोरिएट किए है। मैं उर्दू के ऊपर हुकूमत की इसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट कम है। बिल्कुल इसको सरकारी जबान बनाने के लिए कुछ नहीं, यानी कि सरकार ने अपनी जबान इंग्लिश डिक्लेयर की हुई है, वो किसी को समझ आए या ना आए, ठीक है, वो चलती जा रही है जबान। सारी पॉलिसीज अंग्रेजी में बनती हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान अंग्रेजी में बनते हैं, लोग अंग्रेजी में। तो जब अब सब कुछ अंग्रेजी है तो अब हम जैसे जो सारे जो है ना जो बगला भगत किस्म के लोग हैं मेरे टाइप, उन्होंने अपने बच्चों का यही यानी कि वो देख लिया है सर्वाइवल कि ये अंग्रेजी पढ़ जाएं और अंग्रेजी में इनको बात करनी आए और अंग्रेजी में लिखना आए तो ही इनका सर्वाइवल है। तो जहां भी सर्वाइवल किसी एक लैंग्वेज से मशरूत होगा आपका तो लोग उसी के लिए फिर ज्यादा मेहनत करेंगे, जो कि हो रही है। और अदब की बात जहां आपने की, अदब लेकिन अभी भी बहुत अच्छा तख्लीक हो रहा है। अभी कोई 5-7 साल पहले एक किताब आई बहुत ही अच्छी, और अभी कोई 2 साल पहले एक किताब आई और अभी कोई एक नई किताब आई। मसलन अभी आजकल मैं दोबारा पढ़ रही हूँ गुलाम बाग को, अगर आपको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो। सो क्या मतलब जबान है। और तीसरी दफा एक और किताब पढ़ रही हूँ, कई चांद थे सरे आसमां, शमसुल हक फारूकी साहब की। सो उसमें भी मुझे एक जबान का एक बयान और जबान उसका एक जो चटखारा है वो हर वक्त मैं लेती हूँ और मुझे मजा आता है। सो मुझे ये लगता है कि देखिए मोपासा ने कहा था, एक जो फ्रेंच जो एक राइटर थे, उन्होंने कहा था कि किसी जबान का अदब को पढ़ने की चाशनी उस तर्जुमे में नहीं है, बल्कि आपको उसी जबान में जाके पढ़ना चाहिए। किताब का तो आपने बता दिया, वैसे तो मैं अपने तमाम मेहमानों से ये पूछता हूँ कि वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो आपने बताया कि गुलाम बाग आप फिर से पढ़ रही हैं। आप ये बताइए कि कई चांद थे सरे आसमां। अच्छा, बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, अच्छी सजेशन है। आप मुझे ये बताइए कि आपने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया है, बहुत सारी जगह आपने विजिट की हैं, कौन सी ऐसी जगह आपको अच्छी लगी कि जहाँ पे आपका दिल करता है कि आप बार बार ट्रैवल करें और अगर मौका मिले तो आप वहां पे सुकूनत भी इख्तियार करें? अफ्रीका, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, आई एम उर्दू स्पीकिंग बट आई एम मैरिड टू अ पंजाबी। सो मैंने कुछ 26 साल लगा के जो है ना पंजाबी सीखी है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं पंजाबी में जिनका उर्दू में कोई नेमुल बदल नहीं है, उर्दू में नहीं आप उसे कह सकते। सो पंजाबी में कहते हैं कि कुछ कुछ ईमान दी रत्ती भी होनी चाहिए। तो जो ईमान की रत्ती है वो आपको अफ्रीका में नजर आती है। अभी भी आपको उधर की हवा में लगता है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, दरख्त फूल पौधे आपको नजर आते हैं, लोग आपको लगते हैं कंपैरेटिवली सिंपल हैं अभी भी। जैसे मुझे जब जाने का इत्तेफाक हुआ तंजानिया, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ ये नैरोबी का क्या कीनिया जाने का इत्तेफाक हुआ, मुझे एक और अफ्रीकन कंट्री जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे लगा कि अभी भी वहाँ के लोग ओपन हैं, सीधे हैं, मतलब वो इतने चालाक नहीं हैं। और अभी भी मुझे लगा कि
कि उन लोगों की इतनी बड़ी आबादी है जो कि आराम से बगैर जो क्या कहते हैं, जो हम सब कहते हैं कि यानी कि जो हमारे जैसे लेफ्टिस्ट हैं वो सारे कहते हैं कि जी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ना हम उसको बूस्ट नहीं, हालांकि हम सब करते रहते हैं। वो लोग जो है इनसे जरा थोड़ा सा परे हैं, आराम से रह रहे हैं। बड़े शहरों की बात नहीं मैं कर रही, लेकिन आप ये देखें कि आराम से लोग रह रहे हैं, मेहनती हैं, वो अपना काम करते हैं। और नाइजीरिया मुझे जाने का इत्तेफाक हो तो मुझे लगा कि अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट कि मैं जहाँ पे जाके रहना चाहूंगी। शबाना, मैं अपने नाजरीन की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल। आई होप कि आपको कुछ यूजफुल लगा होगा ये सारा कुछ जो मैंने इतनी उल्टी पुल्टी बातें आपसे की हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।